हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 11th का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किया था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी हैं कि क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं अष्टक, क्या होता है और अष्टक नियम क्या होता है, नोबल गैस का विन्यास क्या होता है, अष्टक नियम कहाँ पे जाके लागू नहीं होता, क्या इसके लिमिटेशंस है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसके लिमिटेशंस को कवर कर लिया था। 4 लिमिटेशन इसकी इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने। फर्स्ट कि इसका अपूर्ण अष्टक होता है, दूसरा इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, मीन्स प्रसारित अष्टक होता है जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी वो स्थायी होता है। और पहला जो था उसके अंदर अपूर्ण मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे फिर भी वो स्थायी थे, जैसे कि AF3 AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, इस प्रकार से। और एक्सपेंडेड में आ रहा था अपना PCl5SF6 जिनका 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो रहे थे फिर भी वो स्थायी थे। फिर हम लोगों ने देखा कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन अणु होते हैं, उनमें भी अष्टक कंप्लीट नहीं था फिर भी वो क्या थे, स्थायी थे। चौथा जो अष्टक नियम होता है किसी भी स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक है आयनिक बंध। आयनिक बॉन्ड कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अब सबसे अपना जो इम्पोर्टेंट जो हेडिंग है वो क्या है, आयनिक बंध। आज का जो अपना स्टार्ट करेंगे हम लोग तो किसके बारे में पढ़ेंगे, आयनिक बंध या फिर इसको बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, तो आप लोग वो नाम भी लिख लीजिए। क्या होते हैं देखिए, आयनिक बंध क्या होते हैं। आयनों के बीच में लगने वाले जो बॉन्ड, आयनों के बीच में जो लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, आकर्षण जो बल होते हैं, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो अपना क्या कहलाता है, आयनिक बंध। मैंने आपको बताया था, देखिए आयन हमने कितने होते हैं, एक तो धन आयन होता है और एक ऋण आयन होता है। ठीक है, एक अपना क्या होता है धन आयन और एक अपना क्या होता है ऋण आयन। ठीक है, धनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। जब उसने किसी भी स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो क्या बना, धनायन। और जब मान लो कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो क्या बन जाती है, ऋणायन। अब धनायन बन गया, ऋणायन बन गया। सपोज करो ये अपना धनायन बन गया और ये अपना क्या बन गया, ऋणायन बन गया। ठीक है, अब ये धनायन ऋणायन बन गए, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी ना इनके बीच में बॉन्ड नहीं बना। अब जब ये धनायन ऋणायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब ये पॉजिटिव M पॉजिटिव और X नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, उस वजह से क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड या ये कौन से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं विपरीत आवेशित आयनों के मध्य विपरीत आवेशित आयन ही है ना, एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो विपरीत आवेशित आयन है। तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाले परस्पर आकर्षण बल को या गुलामी बल द्वारा, मतलब उनके बीच में जो कलाम फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, द्वारा आयनिक बंध का निर्माण होता है। आयनिक बंध का निर्माण होता है। इतना चीज क्लियर हुआ कि जो उनके विपरीत आवेशित आयनों के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उस वजह से आयनिक बॉन्ड हमारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसको वैद्युत संयोजी क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बंध क्यों बोलते हैं। देखो ये जो वैद्युत संयोजकता क्या होती है, ये वैद्युत संयोजकता होती है जो वैद्युत संयोजकता होती है वो क्या होती है, जो धातु पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज या जो नेगेटिव चार्ज है
इन आयनों पे जो इनके चार्जेस हैं, ये चार्जेस कितने हैं, यही उसकी क्या होती है, वैद्युत संयोजकता। भाई मान लो इस पे +1 है तो इसकी +1 हो जाएगी, यहाँ पे मैं +2 कर देती तो +2 हो जाती। मीन्स जो चार्जेस हैं, कितने चार्जेस है, वो उसकी क्या होती है, वैद्युत संयोजकता। और इन चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन होता है तो वैद्युत संयोजी। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, धनायन ऋणायन के बारे में हो गया। धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, और इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध का निर्माण होता है। अब देखिए आयनिक बंध का निर्माण किनके बीच में हुआ, आयनों के बीच में। ये तो आपको चीज समझ आ गई कि आयनिक बंध किसके बीच में बनेगा, आयनों के बीच में बनेगा। आयन्स बनने पड़ेंगे, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, तो देखिए अब ये पॉजिटिव कैसे बना, नेगेटिव। हमें मान लो किसी आयनिक बॉन्ड को बनाना है, मैं एक प्रोसेस बताऊंगी आपको पूरा कि हम एक कंपाउंड बनाएंगे जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। अब उस आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए पहले इनिशियली मुझे चाहिए क्या, वही सब तो चीजें ढूंढेंगे ना। जैसे चाय बनानी होती है आपको, तो आप लोग पहले चाय सीधा ऐसे तो है नहीं भी चाय का अपने पतीले में से सीधे चाय छान ली। सबसे पहले आपको चाहिए जो भी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ऐसे ही आयनिक बॉन्ड का, हमें जैसे कि मान लो एक कंपाउंड है उसके अंदर हमें आयनिक बॉन्ड का पूरा करना है, तो वो पहले तो ये भी देखना पड़ेगा, पहले उसके लिए आयन सी हमें। अब इसलिए आयन सी, तो ये आयन्स बने कहाँ से पहले वो देखेंगे। तो इसके अंदर कुछ ऊर्जाएं हैं, उसके बारे में अब आपको बताती हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया। अब ये आयन्स बने कैसे, भाई ये पॉजिटिव कैसे बना, नेगेटिव कैसे बना, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भाई धनायन और ऋणायन कैसे बना, वो कैसे देखेंगे कि मान लो हमारे पास में कोई भी आयन होता है, उस आयन को हम लोग क्या कर लेते हैं, विलगित कर लेते हैं। विलगित मीन्स वो आयन पे अब कोई टाइप का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है किसी से, वो पूरे मतलब अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले उस आयन से फिर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें जरूरत पड़ेगी वो होती है आयनन ऊर्जा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ते हैं आयनन ऊर्जा के बारे में। आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी बोल दो, ऊर्जा बोल दो, विभव बोल दो, और इसलिए इसका नाम जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, हो गया। अब ध्यान से सुनते जाना एक बार शांति से, जो मैं बताऊंगा आपको। हमें पहले क्या बनाना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है, नेगेटिव चार्ज बनाना है, फिर उनके बीच में अट्रैक्शन करवाना है। ठीक है, तो तब जाके हमारा आयनिक जो कंपाउंड है वो बनेगा। तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो वो इस एनर्जी के थ्रू बनता है। मैं ऐसे बोलूंगी आपको कि किसी को भी आयन ऊर्जा देनी पड़े पे और उससे धनायन बन जाए। अब आप सोचोगे आयन ऊर्जा क्या होती है, तो इससे पहले आप आयन ऊर्जा को पढ़ो कि आयन ऊर्जा क्या होती है। तो आयन ऊर्जा क्या होती है, आयन ऊर्जा आपकी होती है किसी विलगित बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा या एंथैल्पी बोल सकते हैं, आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी हमारी स्पीसीज है उसके बाह्यतम कोश से, जैसे कि मान लो ये हमारा परमाणु है, इस परमाणु के बाह्यतम कोश से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा ना। भाई कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देगी तभी तो पॉजिटिव बनेगी, तो हमें पहले इसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी, ये एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी जब जाके इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें बन जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, तो बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो अपनी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। याद रखना इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा और हमेशा धनावेशित होती है, पॉजिटिव में। हमेशा और हमेशा कैसी आएगी,
पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव में क्यों आएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें हमेशा हमेशा ऊर्जा देनी पड़ेगी। कभी भी इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल रहे तो ऊर्जा निकलेगी नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी हमेशा ही हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले एनर्जी देनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, इसने एनर्जी ले ली। अब उसके बाद में हम दूसरी ऊर्जा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? कोई भी विलगित अपना अणु है, उसको अब हमें इलेक्ट्रॉन देना है। भाई इसने तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब वो किसी दूसरे पे जोड़ेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ऋणायन। धनायन हमें प्राप्त हो गया, अब हमें ऋणायन बनाना है। तो कोई भी जो विलगित अणु है उसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर या तो ऊर्जा क्या हो सकती है? रिलीज हो सकती है, या फिर कुछ ऊर्जा वो अवशोषित कर लेता है। यहाँ पे दोनों चीज हो सकती है। हमें क्या करना है? कोई विलगित अणु पर, जो विलगित अणु है उस पर आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, विलगित अणु पर आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। जब आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्या हो सकता है? या तो एनर्जी कुछ रिलीज हो सकती है, ठीक है, या एनर्जी कुछ अब्सॉर्ब हो सकती है। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर होता क्या है कि एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, यानी बाहर निकलती है। तो जो भी आयन वो क्या कर सकता है? जो जितनी भी एनर्जी वो आयन निकालता है वो उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी एनर्जी वो निकाल रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन याद रखना ये वाली वैल्यू ज्यादा प्रेफर होगी, नेगेटिव वाली। क्या कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होती है, ऑलवेज नेगेटिव भी नहीं होती है, वो दोनों हो सकती है, बट प्रोबेबली यानी सामान्य रूप से जो मोस्टली होता है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। यानी कि जब भी हम किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन वो क्या होती है? वहां से एनर्जी रिलीज होती है। इज दैट क्लियर? तो अब हमारा पॉजिटिव बन गया और नेगेटिव बन गया। पॉजिटिव नेगेटिव बन गया तो आयनिक बॉन्ड बन गया क्या? नहीं, अब तक आयनिक बॉन्ड बना नहीं है, अभी तो हमारे आयन्स बने हैं। अब इन आयन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो थर्ड जो हम लोग देखते हैं, थर्ड हमारी ऊर्जा है आयनन ऊर्जा। समझ आया? आयनन ऊर्जा क्या होती है? कोई भी विलगित आयन के बाह्य तम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो आयनन ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है कि कोई भी आयन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो निकलने वाली ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब तीसरी टाइप की हमारी होती है जालक ऊर्जा, या हम लोग उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये क्या होती है? ये सुनना। लैटिस एनर्जी क्या होती है कि जब ये हमारा, मान लो हमारा पॉजिटिव भी बन गया और हमारा नेगेटिव बन गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव स्थायी थोड़ी ना है, अब ये क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते। जब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो देखिए ये अब अणु बनाएंगे जो कि स्थायी होगा। तो क्या होगा? ये जब एक दूसरे की तरफ इनमें अट्रैक्शन होगा और एक मोल यहाँ पे क्या होगा? अणु बनेगा। तो याद रखना यहाँ पे स्पेसिफिकली एक मोल के लिए होता है कि एक मोल आयन या अणु, एक मोल अणु बनने के लिए जो ये आयनों के मध्य आकर्षण बल जब लगा है, जितनी एनर्जी वहां से रिलीज हुई है वो उसकी कहलाती है जालक ऊर्जा। यानी एक मोल बनने में मुक्त ऊर्जा, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल शॉर्ट बोलूं तो कि एक मोल जब बन रहा है तो वहां पे जितनी एनर्जी लूज हो रही है, जितनी एनर्जी निकल रही है वो उसकी क्या होती है? लेटिस एनर्जी। अब आप सोच रहे हैं ऊर्जा मुक्त क्यों हुई? क्योंकि आपको पता है, मैं बता रही हूँ कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल से ये जब अणु बन जाएंगे तो स्टेबिलिटी में जा रहा है ना, और जब भी कोई अणु स्टेबल होता है एनर्जी क्या हो जाती है? डाउन। तो ये क्या करते हैं? अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ से जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है
कि M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, और उससे MX जब बना, ठीक है, तो MX जब बना है तब कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी जो यहाँ से रिलीज होती है यही हमारी क्या कहलाती है, लेटिस एनर्जी। ठीक है, अब देखिए लेटिस एनर्जी ऑलवेज बी नेगेटिव, यानी हमेशा ही रिलीज होगी तो ऑलवेज भी नेगेटिव ही होगी। ओके, तो हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले क्या बताया मैंने कि जो ये हमारा कोई भी मान लो धातु है, ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये किस में बदल जाएगी, M पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो ऊर्जा चाहिए वो कौन सी ऊर्जा चाहिए, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मान जो होता है ये I क्या है आपकी, आयनन ऊर्जा। याद रखना ये वैल्यू हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, फिर मैं दूसरा बता रही हूँ क्या, X जो होता है वो इसने इलेक्ट्रॉन लिया और किस में बदला, X नेगेटिव में। X ने इलेक्ट्रॉन लिया, X नेगेटिव में बदला, तो यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे E है ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, जिसमें मोस्टली कौन सी होती है, नेगेटिव। ठीक है, तीसरा हमने क्या किया कि जब इन जो M पॉजिटिव और X नेगेटिव इनके एक मोल जब बनेंगे तो उनको पास लाने से जो एनर्जी मुक्त होगी वो होती है लैटिस एनर्जी। तो ये जो लैटिस एनर्जी होती है ये हमेशा और हमेशा किस में आती है, नेगेटिव में। तो इस टाइप से ये 3 प्रक्रम संपन्न होते हैं। और सॉरी यहाँ पे बनाया नहीं मैंने, यहाँ पे क्या बन जाता है, MX। 3 प्रोसेस के बाद जो अणु प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड मिलेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो देखिए स्पेशली क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि जब भी हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है, अब देखिए जब हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है तो शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि शर्त क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जो मेटल होती है इसकी आयन ऊर्जा का मान बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम हुआ है नहीं, थोड़ी सी एनर्जी देंगे उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, तो हमारी जो धातु है उस धातु की जो आयनन ऊर्जा है उसका मान क्या होना चाहिए, कम। पहली शर्त तो ये है कि जब भी हमारा आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो मेटल है, जो धातु है, उसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, अब दूसरी चीज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में कितनी एनर्जी निकल रही है वो क्या हो सकती है आपकी, ज्यादा हो सकती है। तीसरी चीज लैटिस एनर्जी। मैं बता रही हूँ जितनी ज्यादा एनर्जी किसी भी सिस्टम से निकलती वो उतना ही ज्यादा स्थायी बन जाता है। तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी यहाँ से निकलेगी वो आयनिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा जल्दी स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ये 3 कंडीशन जो है आपकी प्रिफेयर हो रही है। अब जल्दी मतलब जितनी जल्दी ये 3 कंडीशन पूरी होती है उतना जल्दी हमारा आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, धातु की आयनिक ऊर्जा कम, अधातु जो भी आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, और जो आपकी लैटिस एनर्जी का मान है वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा ऋणात्मक होना चाहिए। अगर वो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी वो अणु उतना ही ज्यादा क्लोज आएंगे, और वहां पे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो उतना ही ज्यादा स्थायी होंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको M और X लेके बताया। अब हम स्पेशली, आपको पता है आयनिक बॉन्ड किस में मिलता है, NaCl में। मोस्ट जो आपका चाहिए जो एग्जाम्पल है वो यही होता है, NaCl। तो हम लोग उस अणु में पढ़ेंगे कि उस अणु में कितना कैसे Na पॉजिटिव बनता है, कैसे Cl नेगेटिव बनता है, कितनी एनर्जी वहां पे रिलीज होती है, कितनी एनर्जी वहां पे गेन होती है, और क्या उसकी लैटिस एनर्जी होती है, सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना ही पूरा प्रोसेस हमें सोडियम क्लोराइड के लिए पढ़ना होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा इतना ही टाइम वापस देना पड़ेगा। तो वो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। इतने आप अच्छे से इनको स्टडी कीजिए और अच्छे से इनको लिखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से, ओके।